जल्दी कर, मेहमान आने वाले हैं। अरे श्याम, आज ही राम स्वरूप जी के घर कैसी चहल पहल है। रमेश जी, आज रामस्वरूप जी की पुत्री उमा का रिश्ता तय हो रहा है। अच्छा, वही उमा जो बीए पास है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को कोई कैसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करेगा। हाँ हाँ, सही बात है। और उसके तो चश्मे भी चढ़े हुए हैं। भाई मैं तो कभी इतनी पढ़ी लिखी लड़की को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार न करूं। आज ये कौन श्रीमान है जो इनके झांसे में आए हैं। अरे कोई बिजनेसमैन सुने हैं। चलो भाई, हमें क्या। चलो चलते हैं। कितनी बार कहा है, ये सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, इसे सुव्यवस्थित तरीके से रख दो। जी बाबूजी। कम्मा कहीं का, तुझे कितनी बार समझा लो, कोई काम नहीं करता। अरे ये सब सामान यहाँ क्यों बिखरा पड़ा है? उठा दूं साहब? और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? खालू साहब, और ये पसीना किस लिए बहा रहे हैं? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह, तो फिर आजकल का ये काम क्या चीज है? अब जा और बहू जी से फूलदान मांग ला। जी साहब। और सुन, जल्दी करना, मेहमान आने वाले हैं। हाँ जी, तुम किस दान की बात कर रहे थे? दान? दान किसने कहा? यही रतन तो कह रहा था। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था घर में जो फूलदान रखे हैं वो उठा ला। अब जाओ जल्दी से और फूलदान ले आओ। हाँ, तू इसे यहाँ पर रख दे और तू वहां पे। और सुन, घर में और भी बहुत काम है, जाके उन्हें देख। हाँ जी, वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ की स्मर्थ की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी गलती की वजह से काम बिगड़ जाए तो फिर मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, मैं तो सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने पढ़ा लिखा कर उसे इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या तुम्हारी बीए और एमए करेगी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन वादा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उम्मा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल की लड़की तो कितनी ही सुंदर हो, बिना ट्रिम टम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैं बात आई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते तो लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। और चुप, तुम्हें अपनी जुबान पर कतई काबू नहीं। कल ही यह बता दिया था, उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। ओ उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है।
नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ, नाश्ता तो तैयार ही है। मिठाई वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं और नमकीन चीजें मैंने मना दी है। फल तो रखे ही है और चाय मैं मना दूंगी, पर मक्खन नहीं आया अब तक। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान भी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ पर काम करे? दफ्तर के चपड़ासी से कहा था आने के लिए, उनके 100 नखरे हैं। यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो ठीक ठाक ही है। नाश्ता तो यही रखा है, मैं सेम ला दूंगी। एक आध चीज सेम ले लेना, इतने में मक्खन आ जाएगा। आखिर मेहमान है ही कितने, 2 ही तो आने हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की ऐसे चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इस लड़के और इसके बाप को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि वो भी क्या याद रखते। तुम उस कमबख्त रतन से कहो मेहमानों के आने का समय हो गया है। हाँ जी, मैं देखती हूँ, वो तो है ही मूर्ख। जी बाबूजी, किसे देखना था? तेरे बाप को देखना था। अच्छा। अच्छा क्या, वो मेहमान आने वाले हैं, जाके देख कहीं आ तो नहीं गए। मैंने कहा था कि ताजा अखबार रखवा देना, लेकिन ये देखो 2 दिन पुराना अखबार है। रतन कमबख्त कुछ काम सही से नहीं करता। आजकल की लड़कियां लड़कों से किन्हीं बात में कम है भला? उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी के लिए गौरव और सम्मान की बात होती है। लड़कियों के लिए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करना अपराध की तरह है। कितनी लज्जा की बात है कि मेरी अर्जित शिक्षा को छुपाना पड़ रहा है। सुन बे शंकर, जी पिताजी। कमर जरा सीधी करके बैठना। जी। क्या जी पिताजी, सारा दिन मुड़ा रहता है। चलो अब अंदर चलते हैं। बाबूजी कोई आए हैं लगता है। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यो कहिए, मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो हमें कांटों में घसीटने लगे। अरे नहीं जी, हम तो आपके ही सेवक हैं। और कहिए शंकर बापू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में साल भर ही रहा होगा। जी यही 1-2 साल। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन भी रखता हूँ। बात यह है साहब, ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताए, इन लोगों को सारी बीमारियां इसी उम्र में सताती है। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, फिर जो खाना खाने बैठते, भूख मगर वैसी की वैसी। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। जनाब यह हाल था कि 4 पैसे की मिठाई अकेले ही हजम कर जाते थे। अब तो बहुत से खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब तो ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल, कोई कह दे ये लड़का कमजोर है। हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही अनोखी थी। पढ़ाई का यह हाल था, एक बार कुर्सी पे बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। 12 घंटे की। मैं सच कहता हूँ,
उस जमाने का मैट्रिक पास भी आज के एमए वालों को भी पीछे छोड़ता है। हाँ जी हाँ, आप सच कह रहे हैं, वो जमाना तो अलग ही था। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब बात आती है ना, खुद को जब्त करना बहुत मुश्किल होता है। वह तो रंगीन जमाना था जी, रंगीन जमाना। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओ अच्छा अच्छा, जरा नाश्ता तो कर लीजिए। जी ये तकलीफ रहने दे। तकलीफ कैसी जी, ये तो हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जी, अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला मालूम होता है, मकान वकान से तो हैसियत भी बुरी नहीं। अब ये पता चले कि लड़की कैसी है। जी क्या झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हैं। जरा कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, तुम्हारी तो बैकबोन ही नहीं। आखिर आप ले ही आए, माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? लो गोपाल प्रसाद जी, आप भी लीजिए शंकर जी। आजकल चाय में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, मुझे तो ये फैशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। और चीनी भी नाम की डाली जाती है, जायका क्या रहेगा। आप सही कहते हैं जी। सुना है अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे वो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो एक ही टैक्स लगाना पड़ेगा। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है देने वाले चूक भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक वह अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आज खूबसूरती का सवाल बेडब हो गया है। हम लोगों के जमाने में यह सवाल उठता भी न था। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, लड़की तो खूबसूरत ही होनी चाहिए, चाहे ऑर्डर लगा के ही क्यों ना हो। हम और आप मान भी जाएं तो घर की औरतें कैसे राजी होंगी। आपकी लड़की तो ठीक ठाक है ना? जी हाँ बिल्कुल, वह आप देख ही लीजिएगा। देखना क्या, आपसे बातचीत हो ही गई तो रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है जी। जन्म पत्री का मिलान तो हो ही गया होगा। मिलान क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए और मिलान हुआ ही समझिए। यह तो सही कहा आपने, मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। क्या? यह तो पढ़ाई लिखाई के बारे में है जी। साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। एम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर जी कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जी। और क्या साहब, हमें भी लोग कहते हैं जब आप अपने लड़के को इतना पढ़ाया तो लड़की भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। पूछिए इन ठेकेदारों से, क्या लड़के और लड़की की पढ़ाई एक बात है? और मर्दों का तो काम है पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स करने लगी, तो हो गई गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है और औरत के नहीं। हाँ जी, सही बात है। दुनिया में कई ऐसे बातें हैं जो मर्दों के लिए है, उनमें ऊंची तालीम भी आती है। शंकर जी आप चाय लीजिए। अरे नहीं साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप जी, अब तो अपनी लड़की को बुलाइए। जी साहब, मैं अभी बुलाता हूँ। आओ बेटी बैठो। अरे इसका तो चश्मा चढ़ा हुआ है। जी पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चढ़ाया था, उतर जाएगा। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, ये तो मैंने आपको अर्ज कर ही दिया था। चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे में भी छवि है,
कुछ गाना बजाना सीखा है क्या? जी हाँ, सितार भी बजाना आता है और गीत तो सुर में गाती है। बेटी कुछ गा करके तो दिखाओ साहब को। जी पिताजी। मेरे तो गिरधर गोपाल। अरे क्या हुआ, गाने को तो पूरा करो उमा। अरे नहीं साहब, लड़की अच्छा गाती है। जी पिताजी, मैं चलती हूँ। अरे थोड़ा और ठहरो बेटी। बैठो बेटी, बाबूजी कह रही हैं। अरे बेटी, पेंटिंग वेंटिंग भी जानती हो क्या? अरे जी, ये तो मैं कहना ही भूल गया। ये जो ऊपर पेंटिंग है, ये इसी ने तो बनाई है। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों नहीं होगी, बहुत मेहनत करती है। हाँ बेटी, कुछ सिलाई वगैरह भी जानती हो? जानती है, जानती क्यों नहीं। इस सारे घर की सिलाई इसी के तो जुम्मे है। यहाँ तक कि मेरी कमीज भी इसी ने सिली थी। अरे बेटी, इनाम भी जीते हैं क्या? अरे बोलो उमा, गोपाल प्रसाद जी पूछ रहे हैं। ऐसे भी तो जवाब देने दीजिए कुछ। मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ दुकानदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना नहीं। उमा, तू ये क्या बोल रही है? अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा यह पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले? बाबूराम स्वरूप, आपने मुझे यहाँ इज्जत उतारने के लिए बुलाया था? जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती। आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और आप अपने इस साहबजादे से पूछिए कि ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी और बेइज्जती सहन नहीं होती, चलिए। और लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कोई कायरता नहीं दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है। और जरा इनसे पूछिए, नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा बस चुप करो। बस तो हो चुका है बाबूराम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा मैट्रिक पढ़ी है। ओफो, झूठ की भी कोई हद है। गजब हो जाता अगर ये रिश्ता हो जाता तो। चलो बेटे चले। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए। और घर जाकर यह पता लगा लेना कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। बेटी उमा, रो मत, संसार की तो ये रीत है। पर बाबूजी, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया। बेटी, प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इस संसार में गुणों के पारखी बहुत कम है। पर बाबूजी, क्या सभ्य समाज के लिए इस प्रकार का आचरण उचित है? पर बेटी, यह तो समाज का दुर्भाग्य है, ऐसी सुशील कन्या को ठुकरा दे। लेकिन कहीं गलती मेरी भी रही। मुझे तुम्हारी शिक्षा के बारे में पहले ही अवगत करा देना चाहिए था। पर बेटी, मैं तुम्हारा सुख चाहता था। पर बाबूजी, शिक्षा जैसी चीज को क्या छुपाना उचित है? बेटी, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अच्छा बेटी, अब मैं तेरे लिए एक योग्य वर को ही ढूंढूंगा। ऐसा व्यक्ति जो लड़का और लड़की में भेदभाव न करता हो, सबको समान नजरों से देखता हो। लेकिन ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे योग्य और चरित्रवान लड़के कम मिलते हैं। पिताजी, आपने तो अपना दायित्व निभाने की भरसक चेष्टा की। हाँ बेटी, यह तो है, पर भविष्य में ऐसी पुनः कोई त्रुटि न होगी। चलो अब चलते हैं।